हेलो कॉमर्स के मेरे होनहार छात्रों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल शर्मा जी कॉमर्स वाले में। आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज सेंसस एंड सैंपल मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा। बेटा बहुत ही सिंपल और बहुत ही प्यारा टॉपिक है। क्यों? क्योंकि हर कंसेप्ट को रियल लाइफ से रिलेट करके आप समझ सकते हो। तो आपका भाई तो पढ़ाता ही ऐसे है। चलिए बेटा कॉपी पेन लेके तैयार हो जाओ और अपने भाई के साथ वन शॉट में इस टॉपिक को कवर कर दो। सबसे पहले देखते हैं हम यूनिवर्स या पॉपुलेशन क्या होता है। ये हमारा पहला टॉपिक है। भाई हम बोलते हैं ना नॉर्मल लाइफ में पॉपुलेशन क्या बोलते हैं कि यार दिल्ली की पॉपुलेशन इतनी है या इंडिया की पॉपुलेशन जो है 140 करोड़ हो गई है। तो पॉपुलेशन मतलब कितने लोग वहां पे रहते हैं। नॉर्मल लाइफ में पॉपुलेशन का ये मतलब होता है, बट स्टैट्स में क्या होता है? स्टैट्स में पॉपुलेशन का मतलब होता है एग्रीगेट ऑफ ऑल द आइटम अबाउट विच वी वांट टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन। उन सभी का एग्रीगेट, एग्रीगेट मतलब समझते हो ना, जोड़, उन सबका सम, जितने भी आइटम्स है जिसके बारे में आप इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे हो उन सबका जो सम होगा वही होगा हमारा पॉपुलेशन या फिर यूनिवर्स। एग्जांपल ले लो, समझ में आ जाएगा। एक कॉलेज में 2000 बच्चे हैं जिनके बारे में आपको इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी है, आपको इन्वेस्टिगेट करना है उन सबके बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर पॉपुलेशन क्या हो गया? हमारे 2000 स्टूडेंट्स। इजी। चलिए, तो अब हमारे पास ना बेटा कलेक्शन ऑफ डाटा के दो मेथड है। पहला आता है सेंसस मेथड और दूसरा आता है सैंपल मेथड। हमने जो पीछे देखा था 2000 स्टूडेंट्स, हमने एग्जांपल लिया था। जब हम 2000 के 2000 स्टूडेंट्स का अगर मैं स्टडी कर रहा हूँ, ठीक है ना, ईच एंड एवरी आइटम ऑफ पॉपुलेशन की इन्वेस्टिगेशन में कर रहा हूं, तो उसको बोलेंगे सेंसस मेथड। आपकी क्लास एग्जांपल लेते हैं, इजी करते हैं थोड़ा सा। मान लो आपकी क्लास में ना, क्लास 11th में जो स्टूडेंट है वो है 100 स्टूडेंट, ठीक है बेटो। 100 स्टूडेंट आपकी क्लास में, तो पॉपुलेशन साइज कितना हो गया? 100। ये आपकी पॉपुलेशन हो गई। अब पॉपुलेशन के ईच एंड एवरी आइटम मतलब हर एक बच्चे के पास गया और उससे इंफॉर्मेशन मैंने इकट्ठी करी, इनको इन्वेस्टिगेट करके इंफॉर्मेशन ले ली, ठीक है। जब ईच एंड एवरी आइटम का मैं इंफॉर्मेशन इकट्ठी करूंगा, 100 के 100 बच्चों की इंफॉर्मेशन इकट्ठी करूंगा, पूरी की पूरी पॉपुलेशन साइज की इंफॉर्मेशन इकट्ठी करूंगा, उसको बोलेंगे सेंसस मेथड, ठीक है। ईच एंड एवरी आइटम ऑफ द पॉपुलेशन शुड बी इन्वेस्टिगेट इन सेंसस मेथड, ठीक है बेटा। भैया हर एक के पास जाऊंगा, इंफॉर्मेशन इकट्ठी करूंगा, कोई बच्चा छोड़ूंगा नहीं, हर एक आइटम को स्टडी करोगे तो क्या होगा? वो सेंसर मेथड। अब मेरे पास टाइम थोड़ा कम है, ठीक है, तो मैंने क्या करा, मैंने सबको स्टडी करने की जगह इनमें से केवल 10 बच्चे पिक कर लिए, ठीक है। 10 स्टूडेंट जो मैंने पिक कर लिए और उनकी इन्वेस्टिगेशन कर ली, उनसे इंफॉर्मेशन ले ली। तो ये मेथड हो गया हमारा कौन सा? सैंपल मेथड। कि भैया कुछ आइटम को एज अ सैंपल मैंने पिक कर लिया और उनकी स्टडी कर ली और उनके बिहाफ पे ही मैंने एजम्पशन बना ली कि बाकी की बाकी पॉपुलेशन जो है बची हुई वो भी इसी तरह की होगी। आई बात समझ में? क्लियर हुआ? तो यहां पर पॉपुलेशन के हर एक आइटम को स्टडी किया जाता है, यहां पर पॉपुलेशन में से कुछ आइटम्स को पिक करके उनकी स्टडी की जाती है। क्लियर? अपने अपने बेनिफिट्स है, अपने अपने नुकसान है, तो एक एक करके समझते हैं, ठीक है। तो सेंसर मेथड क्या है? क्लियर हो गया? एक ऐसा मेथड जिसमें डाटा जो है वो कलेक्ट किया जाता है, जिसमें कवर किया जाता है ईच एंड एवरी आइटम ऑफ द यूनिवर्स। यूनिवर्स के ईच एंड एवरी आइटम के बारे में आप स्टडी करोगे, इंफॉर्मेशन इकट्ठी करोगे, क्लियर, इन्वेस्टिगेट करोगे। चलिए, ये मेथड कहां पर सुटेबल है बेटा? जहां पर पॉपुलेशन साइज बहुत छोटा है, पहला पॉइंट। जहां पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत कम पॉपुलेशन है, वहां पे आप इस मेथड को यूज करोगे। दूसरा, वाइडली डाइवर्स आइटम। पॉपुलेशन में जितने भी लोग हैं वो सब एक दूसरे से अलग है, सेम नहीं है। भाई सेम होंगे तो आप सैंपल यूज कर सकते हो, बट जब सब एक दूसरे से अलग है तो आप सैंपल कैसे पिक कर सकते हो? एक को पिक करोगे तो बाकी को रिप्रेजेंट नहीं करेगा ना वो, क्योंकि सब एक दूसरे से अलग है। जहां पर आइटम बहुत डाइवर्स है, एक दूसरे से अलग है, वहां पे आप केवल सेंसस मेथड ही यूज कर सकते हो। अगला, जहां पर इंटेंसिव एग्जामिनेशन, हर एक आइटम की बहुत डिटेल एग्जामिनेशन की जरूरत पड़ेगी, तो वहां पर आप केवल सेंसस मेथड यूज करोगे। अगला, जहां पर एक्यूरेसी बहुत ज्यादा चाहिए, क्योंकि भैया सैंपल लेते वक्त गलती हो सकती है, सैंपल मेथड में एक्यूरेसी ज्यादा नहीं हो पाती। तो जहां पे आपको एक्यूरेसी ज्यादा चाहिए, जहां पे रिलायबिलिटी, विश्वास ज्यादा होना चाहिए डाटा के ऊपर, कि डाटा की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, वहां पर आप सेंसस मेथड ही यूज करोगे, ठीक है बेटा। चलिए, अब फायदे क्या है इसके? भाई रिलायबल है और एक्यूरेट है, ठीक है। सेंसस मेथड से जो रिजल्ट आते हैं वो एक्यूरेट आते हैं और हाईली रिलायबल आते हैं, आप विश्वास कर सकते हो क्योंकि हर एक आइटम को आपने स्टडी करा है। दूसरा, लेस बियास्ड। पहले तो समझ लो बियास्ड क्या होता है। बियास मतलब अपने बेनिफिट के लिए अगर मैंने डाटा में कोई चेंज कर दिया,
अपने फायदे के लिए, तो उसको बोलते हैं डाटा क्या हो गया, ब्याज हो गया। ठीक है, वो सही रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, सही रिजल्ट प्रोवाइड नहीं कर रहा, वो ब्याज है, मैंने अपने हिसाब से उसको चेंज कर दिया। ठीक है, आई बात समझ में। तो रिजल्ट जो होते हैं सेंसर मेथड में वो लेस ब्याज होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो इन्वेस्टिगेटर है, ठीक है ना, वहां पर वो कुछ भी डिस्टिंक्शन नहीं कर सकता सैंपल चुनने में। भाई मैं इन्वेस्टिगेटर हूँ, ठीक है, मुझे आपकी क्लास के स्टूडेंट्स के बारे में ना इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, तो मैंने अच्छे अच्छे 10 बच्चे उठा लिए, ठीक है ना, तो मैं क्या हो गया यहाँ पे, ब्याज हो गया। मुझे सैंपल कैसा लेना चाहिए था, जो बिल्कुल फ्री फ्रॉम ब्याज हो, इसमें मेरा कोई फायदा ना हो, तो मैंने अपने फायदे साथ अच्छे अच्छे बच्चे उठा लिए जिससे अच्छा रिप्रेजेंट हो सके मेरी क्लास। ठीक है, तो यहाँ पे ब्याज पॉसिबल है, किसमें, सैंपल में, बस सेंसस में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो हर एक आइटम को स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, अगला एक्सटेंसिव इन्फॉर्मेशन, जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको इकट्ठी करनी है, तो उस केस में आप केवल सेंसस मेथड यूज करते हो। अरे बस समझ में। फॉर एग्जाम्पल पॉपुलेशन सेंसर इन इंडिया गिव एग्जॉस्टिव इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द नंबर ऑफ पीपल इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। जितने भी सेंसर होते हैं, जनगणना होती है, जनगणना होती है ना कि हर 10 साल में, तो बेटा वहां पर पॉपुलेशन के हर एक आइटम के, ठीक है ना, क्या होता है उनकी एज, सेक्स क्या है, एजुकेशन क्या है, स्टेटस क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, हर तरह की इंफॉर्मेशन इकट्ठी की जाती है, डिटेल इंफॉर्मेशन इकट्ठी जाती है हर एक आइटम के, तो वहां पर आप क्या कर सकते हो, सेंसस मेथड यूज करोगे। ठीक है, अगला जहाँ पे डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स है, मैंने आपको बताया जहाँ पर आइटम सारे एक दूसरे से अलग अलग है, तो वहां पे आप केवल सेंसस मेथड यूज करोगे। जहाँ पे स्टडी जो है ना बहुत कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टिगेशन है, मतलब इन्वेस्टिगेशन बहुत कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स मतलब बहुत जटिल है, तो वहां पे आप सेंसस मेथड ही यूज करोगे, जिससे कि आपको सही रिजल्ट मिल सके। सैंपल मेथड जो है और कॉम्प्लिकेशन को बढ़ा देगा, क्योंकि क्या पता सैंपल ठीक से रिप्रेजेंट करे पॉपुलेशन को या ना करे। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए, अब इसकी कमियां क्या है, बेटा कॉस्टली है। हर एक आइटम को अगर आपको इकट्ठा करना है तो आपको बहुत सारे लोग चाहिए, इन्वेस्टिगेटर्स चाहिए, है या नहीं, तो जाएंगे इकट्ठा करेंगे, उनको सैलरी पे करनी है, तो बहुत कॉस्टली है। ठीक है ना, हर कोई इसको अफोर्ड नहीं करता, केवल गवर्नमेंट या कुछ बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशन है केवल वही अफोर्ड कर पाते हैं इसको। ठीक है, प्राइवेट लोग इसको अफोर्ड नहीं कर पाते। अगला है हमारे पास लार्ज मैन पावर। भाई वही आपको एनुमरेटर्स चाहिए ना, जो जाके इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करेंगे, उनको ट्रेनिंग देना, ठीक है, बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है ना, और ट्रेनिंग के बिना वो इन्फॉर्मेशन इकट्ठे नहीं कर पाएंगे, तो भैया मैन पावर बहुत ज्यादा चाहिए, जो इन्फॉर्मेशन जाकर इकट्ठे करेगी उसको बोलते हैं हम लोग क्या, एनुमरेटर्स। ठीक है, चलिए अगला, नॉट सुटेबल फॉर लार्ज इन्वेस्टिगेशन, बहुत बड़े एरिया को इन्वेस्टिगेट करना पॉसिबल नहीं है। इफ द नंबर यूनिवर्स कंप्राइज अ लार्ज नंबर ऑफ आइटम्स दैट मे बी नॉट पॉसिबल टू कवर ईच एंड एवरी आइटम। ठीक है, सेंसस मेथड बिकम प्रैक्टिकली इन ऑपरेटिव इन सच सिचुएशन। अगर पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा है तो वहां पे इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना पॉसिबल नहीं है। अब आप बोलोगे भैया सेंसस जब होता है, जब जनगणना होती है, तो वहां पे तो इतने सारे आइटम को इकट्ठा किया जाता है, हाँ बेटा किया जाता है, पर गवर्नमेंट का कितना खर्चा होता है आप उसको एस्टिमेट भी नहीं लगा सकते। अरे बस समझ में। तो इसीलिए सेंसस मेथड को हम यूज करते हैं कहाँ पर, जहां पर एरिया बहुत कम हो, तो अगर एरिया ज्यादा है तो वहां पे यूज नहीं होगा, तो इसकी डिमेरिट होगी। अब आता है हमारे पास सैंपल मेथड। सैंपल मेथड कौन सा है बेटा, जिसमें पॉपुलेशन के हर एक आइटम को स्टडी किया जाता है, कुछ आइटम्स को पिक किया जाता है, उनको स्टडी किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे अ ग्रुप ऑफ आइटम टेकन फ्रॉम द पॉपुलेशन आर एग्जामिन्ड। ठीक है, पॉपुलेशन में से कुछ को ले लिया जाता है, उनको एग्जामिनेशन किया जाता है, उनके बेसिस पे कंक्लूजन ड्रॉ कर लिया जाता है पूरी की पूरी पॉपुलेशन के लिए। क्लियर है बेटा, याद है, आपकी क्लास 10 बच्चों को पिक किया, 10 बच्चों के हिसाब से आपकी पूरी की पूरी क्लास के बारे में एक क्या कर लिया, एक कंक्लूजन बना लिया। अरे बस समझ में। एग्जाम्पल लेते हैं, एक और बढ़िया एग्जाम्पल लेते हैं। आपकी क्लास में ना 4 बच्चे जो है वो आतंक करते हुए पकड़े गए, तो उन 4 बच्चों के बेसिस पे ना आपकी पूरी क्लास को ब्लेम कर दिया जाता है, ये क्लास तो है ही ऐसी। अरे बस समझ में। तो वही यहाँ पर है कि कुछ आइटम्स के बेसिस पे आप सबके बारे में एक कंक्लूजन क्रिएट कर लेते हो। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल लेते हैं डे टू डे लाइफ का। मम्मा क्या करती है, मम्मा आपके घर में ना खाना बना रही है या पापा खाना बना रहे हैं, मैं कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं करता। ठीक है, तो अब खाना बनाया उन्होंने, उसके बाद उन्होंने ना क्या करा, राइस बनाए। क्या बनाए, राइस बनाए। अब राइस पके या नहीं पके उसको चेक करने के लिए उन्होंने एक दो उसमें से राइस के पीस लिए और उसको दबा के देखा कि भाई पक गए। ठीक है, तो वो गैस बंद कर देंगे कि पूरा का पूरा जो राइस है वो पक गए हैं। मतलब उन्होंने एक दो सैंपल उठाए, उसके बेसिस पे पूरी पॉपुलेशन के बारे में कंक्लूजन निकाल लिया कि ये पक के तैयार हो गए हैं, ये बॉयल हो चुके हैं पूरी तरह से। आई बात समझ में। तो ऐसे ही हम लोग सैंपल मेथड का डे टू डे लाइफ में भी बहुत इस्तेमाल करते हैं। अब ये मेथड कहाँ पे सुटेबल है बेटा, ये मेथड वहां सुटेबल है जहां पर पॉपुलेशन साइज बहुत बड़ा है, वहीं पे तो सैंपल यूज करोगे, अदरवाइज सेंसर यूज कर लोगे। ठीक है, अगला, जहां पर हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी की जरूरत नहीं है बेटा, वहां पे हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी चाहिए थी, यहाँ पर नहीं चाहिए। ठीक है, जहां पर इंटेंसिव एग्जामिनेशन, डिटेल एग्जामिनेशन की जरूरत नहीं है, उल्टा है वहां पे, सेंसस का उल्टा है। ठीक है,
व्हेन डिफरेंट यूनिट ऑफ द यूनिवर्स आर ब्रॉडली सिमिलर टू ईच अदर, वहां पे क्या था, वहां पे हम मेथड यूज करते थे सेंसस मेथड, जब सारे आइटम एक दूसरे से अलग अलग थे। जब आइटम एक दूसरे के जैसे होंगे, सिमिलर होंगे, होमोजीनियस होंगे, वहां पे हम सैंपल मेथड यूज करेंगे। अरे बस समझ में क्लियर। अब एक क्लास में ना, मेरे पास एक क्लास में बच्चे आए हुए हैं इंक्वायरी के लिए, ठीक है, तो वो बैठे हैं और कोई कॉमर्स का बच्चा है, कोई साइंस का बच्चा है, कोई आर्ट्स का बच्चा है, ठीक है, क्लास 11 के, कुछ 12th के भी है। तो यहाँ पे सारे आइटम अलग अलग हो गए, तो वहां पे मैं कौन सा मेथड यूज करूंगा, सेंसर मेथड, उनकी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। बट मेरे पास क्या हुआ, एक ही क्लास के बच्चे आए, कॉमर्स के बच्चे आए, सारे इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, सारे एक जैसे हैं, तो मैं कुछ आइटम्स को पिक करके भी इन्फॉर्मेशन उनसे ले सकता हूँ, भाई कितने स्टूडेंट्स है, क्या है, कौन कौन सब्जेक्ट को पढ़ने हैं, अरे बस समझ में। तो मतलब इस तरह से मैं पिक कर सकता हूँ। क्लियर, गुड आउट। चलिए, अब आता है हमारे पास मेरिट। क्या फायदे हैं सैंपल मेथड के? पहला आता है इकोनॉमिकल। सैंपल मेथड जो होता है बेटा, वो बहुत ही इकोनॉमिकल है, ठीक है, सस्ता पड़ता है, टाइम के कंसिडरेशन में भी और कॉस्ट के कंसिडरेशन में भी, दोनों में ही सस्ता पड़ता है ये, ठीक है, क्योंकि कुछ ही आइटम को आपको स्टडी करना है, टाइम सेविंग है, ज्यादा टाइम लगता नहीं है, ठीक है। अगला, एरर को आप फटाफट आइडेंटिफाई कर रहे हो, आपने लिमिटेड आइटम्स को ही तो स्टडी किया है ना, उसमें कोई गलती होगी तो फटाफट आइडेंटिफाई कर लोगे। अगर पूरी पॉपुलेशन को स्टडी करा था आपने, उसमें कोई गलती होगी, दोबारा से पॉपुलेशन को स्टडी करना पड़ेगा, बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा और गलती को पता करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो आप गलतियों को आराम से पता कर सकते हो क्योंकि आपने कुछ ही आइटम्स को स्टडी किया होता है। लार्ज इन्वेस्टिगेशन, बड़ा एरिया आप इन्वेस्टिगेट कर पाते हो इससे, ठीक है। अगला, इसको आप एडमिनिस्ट्रेट बड़ा इजिली कर लेते हो, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। इसका मतलब क्या होता है कि भैया आप कुछ आइटम्स को आपको हैंडल करना है, सबको हैंडल नहीं करना, ऑपरेशन में बहुत सारे आइटम थे, उनमें से कुछ को हैंडल करना है, तो हैंडल करना आसान होगा, सिंपल सी बात है यार, सो सिंपल, ठीक है। 1000 बच्चों को संभालना और उसमें से केवल 50 बच्चों को एज सैंपल जिसको मैंने लिया है उससे इकट्ठा करना, कौन सा इजी होगा, 50 बच्चों को। अरे बस में तो एडमिनिस्ट्रेटिव बड़ा इजी हो जाएगा। मोर साइंटिफिक, साइंटिफिक है, ठीक है। विषय आर विषय के हिसाब से सैंपल मेथड इज मोर साइंटिफिक बिकॉज सैंपल डाटा कैन बी कन्वीनियंटली इन्वेस्टिगेट फ्रॉम द वेरियस एंगल। क्योंकि भैया देखो, सबको आप स्टडी कर रहे हो, आपको ज्यादा टाइम चाहिए, आप एग्जॉस्ट भी हो जाओगे, एनर्जी भी ज्यादा चाहिए और डिटेल में इन्वेस्टिगेशन भी नहीं कर पाओगे। कुछ आइटम को लिया और सबको डिटेल में इन्वेस्टिगेट किया, तो किसमें बेटर है, डिटेल में इन्वेस्टिगेशन। पर मैंने आपको बताया अपने अपने फायदे अपने अपने नुकसान है, ठीक है जी। चलिए, अब कमियां क्या है इसकी, पार्शियल। भैया सारे आइटम तो इन्वेस्टिगेट नहीं हो पा रहे ना, ठीक है, अगर मैंने गलत आइटम पिक कर लिया तो रिजल्ट भी गलत आ जाएगा, ठीक है, तो ये बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। अगला, रॉन्ग कंक्लूजन। भाई मेरे क्लास में ना मान लो 100 स्टूडेंट थे, 100 में से 70 स्टूडेंट जो थे ना वो मेरे एवरेज स्टूडेंट थे और 30 स्टूडेंट जो थे वो क्या थे, इंटेलिजेंट थे। अरे बस समझ में। अब जब मैंने पिक किया तो मैंने ना 10 उन बच्चों को पिक कर लिया जो 30 में से थे, तो कंक्लूजन क्या निकला कि भाई क्लास तो सारी A1 है, यहाँ पे सारे के सारे बच्चे जो है वो 90 प्लस वाले हैं, आया नहीं, तो गलत कंक्लूजन निकल गया ना, ऐसा है तो नहीं ना, क्यों, क्योंकि मैंने सैंपल गलत पिक कर लिए, तो कंक्लूजन भी इसमें गलत निकल जाता है जब आप गलत सैंपल को स्टडी कर लेते हो। अगर सैंपल पूरी की पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा तो कंक्लूजन गलत ही निकलेगा, ठीक है। चलिए अगला, डिफिकल्टी इन सेलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव। अब भाई सैंपल उठाए कौन सा, किसको एज सैंपल पिक करें, ये बड़ी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। अगला, फ्रेम कैसे करें सैंपल को, ठीक है ना भाई, जहां पर यूनिवर्स में बहुत सारे अलग अलग तरह के आइटम है तो वहां पर कौन सा सैंपल पिक करें पता ही नहीं है, आई बात समझ में। चलिए, आप सैंपल पिक करने के लिए अक्कड़ बक्कड़ नहीं करोगे आप, ऐसे अक्कड़ बक्कड़ वाला मेथड भी आगे समझाता हूँ अभी, बट सैंपल जब पिक करना है तो आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, कि किस तरीके से आपको सैंपल पिक करना है, एक ऐसा सैंपल जो पूरी की पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे, ठीक है। तो साइंटिफिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है अबाउट पिकिंग अप द सैंपल्स, ठीक है। चलिए, अब आते हैं हमारे पास अलग अलग मेथड्स किसके, सैंपल को पिक करने के, ठीक है, मेथड्स ऑफ सैंपलिंग, ठीक है बेटा। तो रैंडम और नॉन रैंडम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये रैंडम आपका अक्कड़ बक्कड़ वाला है और नॉन रैंडम जो है सारे सारे साइंटिफिक है, समझाता हूँ मैं एक एक करके। चलिए, पहले बात करते हैं रैंडम सैंपलिंग। रैंडम सैंपलिंग क्या होता है बेटा, ये एक ऐसा मेथड है जिसमें each and every item of the universe has equal chance of being selected in the sample। जितने भी पॉपुलेशन में आइटम्स है सबको इक्वल चांस मिलेगा किसका, सेलेक्ट होने का। अरे बस समझ में, यहाँ पे हम क्या करते हैं, पिक कर लेते हैं रैंडमली, जैसे पर्ची पे नाम लिखा, पिक कर लिया। अरे बस समझ में, अक्कड़ बक्कड़ किया, पिक कर लिया, तो ये वही मेथड होता है, यहाँ पे रैंडमली किसी को भी पिक कर लिया जाता है। अरे बस समझ में, ठीक है।
In other words, there is an equal probability for each item of the universe being selected in the sample. ठीक है, सबको बराबर का मौका मिलता है, यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं होता, बस जब तक आप चीटिंग ना करो, एक ही आइटम का 5-5 बार नाम ना लिखो। ठीक है, करते हो ना? इसमें दो तरह के मेथड है बेटा, एक है लॉटरी मेथड। इसमें क्या होता है, पेपर स्लिप जो है वो बना ली जाती है हर एक आइटम के नाम की, ठीक है ना? अरे भाई उनको शफल करते हैं एक बॉक्स में और फिर इम्पार्शली उनमें से कुछ स्लिप्स को सेलेक्ट कर लिया जाता है, ठीक है, और वही हमारे सैंपल होते हैं। इजी है। दूसरा आता है टेबल ऑफ रैंडम नंबर। कुछ स्टैटिक्स जो है ना प्रिपेयर करते हैं सेट ऑफ टेबल कॉल्ड टेबल ऑफ रैंडम नंबर, ठीक है, एक टेबल प्रिपेयर करते हैं, इसमें नंबर्स लिखे होते हैं। अ सैंपल फ्रेम्ड विथ रेफरेंस टू दीज टेबल्स, हर एक आइटम से एक सैंपल को रिलेट कर दिया जाता है, ठीक है ना? ऑफ ऑल दीज टेबल्स, ट्रिपल टेबल इज मोस्ट वाइडली यूज। इनमें से जो है ना एक ट्रिपल टेबल होती है वो बहुत ज्यादा यूज होती है, ठीक है ना? यूजिंग 41600 फिगर्स, Tipex has involved 10400 number comprising of 4 units of each. For the use of this method, all the items of the universe are first arranged in an order. Then, using Tipex table, the required number of items are selected as and needed for sample. बहुत बकवास हो गई, सिंपल वर्ड में समझ लो अब कि भैया सबको ना असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया और फिर हमारी एक क्या है ट्रिपल्स टेबल होती है, टिपेट्स टेबल, ठीक है, उसके बिहाफ पे आप उनमें से नंबर्स को पिक करते जाते हो उस टेबल के बिहाफ पे। आई बस समझ में, असेंडिंग ऑर्डर में लगा जैसे टिपेट्स टेबल में लिखा हुआ है उसके साथ उसको पिक कर लिया। और सिंपल करता हूँ कि भैया आपने एक टेबल प्रिपेयर करी, हर एक आइटम को उससे रिलेट कर दिया या असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया, उस टेबल के हिसाब से आपने कुछ आइटम्स को पिक करना शुरू कर दिया, दैट्स इट, इजी, ठीक है? ज्यादा डीप में मत जाओ, बस इतना समझो लॉटरी मेथड है, ठीक है, जिसमें आप क्या करते हो आइटम्स के नंबर या उनके जो नेम है वो लिख देते हो, ठीक है, उनमें से कुछ को पिक कर लेते हो, यहाँ पर टेबल क्रिएट करते हो, ठीक है, और टेबल्स के अकॉर्डिंग आप उसको यूज करते हो। अलग मेथड है बट एक टिपेट्स टेबल जो है वो काफी फेमस है, ठीक है? चलिए, फायदा क्या है बेटा इस मेथड का? ठीक है, पर्सनल बियास नहीं है ना भाई, मैं अपने हिसाब से तो पिक नहीं कर रहा ना सैंपल को, तो मैं तो उसमें कुछ कर ही नहीं सकता, राइट? जो स्लिप आएगी वही होगा। अरे बस समझ में, तो भैया पर्सनल बियास नहीं होता। दूसरा, हर एक आइटम को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है क्या करने की, एज ए सैंपल सेलेक्ट होने की। क्लियर? यूनिवर्स गेट फेयरली रिप्रेजेंटेड। भाई सब, अब मैंने कोई चीटिंग तो करी नहीं है, ठीक है ना, मैंने तो पिक किया है रैंडमली, तो जो आ गया तो आ गया, तो यूनिवर्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिली और फेयरली रिप्रेजेंट, वो आइटम जो है ना जो सैंपल है वो सबको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है? अगला बहुत सिंपल है और स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कोई भी कर सकता है, ये मेथड तो कोई भी यूज कर सकता है ना, ठीक है? आपने देखा भी होगा ये मेथड बार बार यूज करते हुए अपने घर पे या फिर और भी जगह पे। अब कमियां क्या है बेटा इसकी, ठीक है? दिस मेथड डज नॉट गारंटेड, क्या गारंटेड नहीं करता बेटा? proportionate representation of the different item in the universe। अब यूनिवर्स में अलग अलग आइटम है तो ये कोई गारंटी नहीं दे रहा कि सही तरीके से वो सबको रिप्रेजेंट कर देगा वो। अरे बस समझ में, क्योंकि भाई रैंडमली पिक किया है ना, पता नहीं किसको रिप्रेजेंट कर रहा हो वो, ठीक है? रैंडम सैम्पलिंग डज नॉट गिव वेटेज, यहाँ पे आप किसी आइटम को अलग वेटेज प्रोवाइड नहीं कर सकते, जबकि यूनिवर्स में कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जिनको अलग वेटेज प्रोवाइड करनी होती है। एग्जाम्पल समझो, आपका ना टूर जा रहा है, ठीक है, आपका टूर में ना 100 बच्चे जा रहे हैं और 10 टीचर जा रहे हैं, ठीक है? अब आप पूरे टीचर को और स्टूडेंट को एक ही तरीके से पिक नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना, टीचर की इंपॉर्टेंस ज्यादा है, 50 टीचर है, 50 में 10 जा रहे हैं और 1000 में से केवल 100 बच्चे जा रहे हैं। अरे बस समझ में, दोनों की इंपॉर्टेंस अलग रहेगी, तो कुछ आइटम्स की वेटेज ज्यादा होती है तो उनको इंपॉर्टेंस भी ज्यादा दी जाती है, पर यहाँ पर सब बराबर है, तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है इसकी। क्लियर? चलिए, अब आता है नॉन रैंडम सैम्पलिंग। नॉन रैंडम सैम्पलिंग ना वो मेथड्स है बेटा, ठीक है, जिसमें पॉपुलेशन में जितने भी यूनिट्स हैं उन सबको इक्वल प्रोबेबिलिटी नहीं मिलती चूज होने की। अरे बस सेलेक्ट होने की इक्वल अपॉर्चुनिटी यहाँ पर इनको नहीं मिलती है। अरे बस समझ में, यहाँ पर जो इन्वेस्टिगेटर है अपनी पर्सनल जजमेंट के हिसाब से क्या करता है, आइटम्स को पिक करता है। एक एक करके समझते हैं हम लोग हर एक मेथड को, इसमें बहुत सारे मेथड है। पहला आता है हमारे पास पर्पसिव और डेलिब्रेट सैम्पलिंग। पर्पसिव और डेलिब्रेट नाम से क्लियर हो रहा है, जो मेरे पर्पस के लिए ठीक है मैंने उसे पिक किया, ठीक है? पर्पसिव सैम्पलिंग इज दैट मेथड इन विच इन्वेस्टिगेटर himself make the choice of the sample items which in his opinion are the best representative of the universe। भाई मैंने उन आइटम्स को पिक कर लिया जो यूनिवर्स को ठीक तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, जो मुझे लगता है मेरे हिसाब से जो सही है। मैंने क्लास में 5 बच्चे 10 बच्चे पिक कर लिए जो मुझे लगता है कि सबको रिप्रेजेंट करते हैं,
आई बस समझ में, पर्पसिव मेरे पर्पस को जो फुलफिल कर रहे हैं मेरे हिसाब से जो सही है। आई बस समझ में, क्लियर, कोई डाउट बेटा यहाँ तक? तो सिलेक्शन ऑफ द सैंपल आइटम इज नॉट लेफ्ट टू द चांस फैक्टर। यहाँ पर जो है सैंपल आइटम को आप चांस पे नहीं डालते कि कोई भी पिक हो जाएगा, नहीं, आप अपने पर्पस के हिसाब से इनको इकट्ठा करते हो। आई बात समझ में, क्लियर, कोई डाउट? बहुत बढ़िया। अगला है हमारे इसकी मेरिट्स। मेरिट्स क्या है बेटा? ये फ्लेक्सिबल टू अलाउ द इंक्लूजन ऑफ दोज आइटम इन द सैंपल विच आर ऑफ स्पेशल सिग्निफिकेंस। यहाँ पर कुछ आइटम ऐसे होते हैं ना जिसकी सिग्निफिकेंस ज्यादा है, जिसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है, तो वहां पे मैं इसको अलग से पिक कर सकता हूँ। यहाँ पर पिक कर सकता हूँ, लॉटरी मेथड में नहीं पिक कर सकता था, रैंडम मेथड में पिक नहीं कर सकता था, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ आइटम कैन बी डेलिबरेटली ट्यून टू द पर्पस ऑफ स्टडी। मेरा स्टडी का पर्पस क्या है उसके हिसाब से मैं आइटम्स को पिक कर सकता हूँ। ये आ गया वही पॉइंट, ठीक है, पर्पसिव, पर्पस के हिसाब से पिक कर सकता हूँ, ठीक है। इट इज वेरी सिंपल टेक्निक, ये बहुत ही सिंपल टेक्निक है सेलेक्ट करने की, किसको? सैंपल आइटम को। अरे बस में आप सैंपल आइटम को इजीली सेलेक्ट कर सकते हो जो आपके हिसाब से बेस्ट है, इजी, क्लियर। अब कमी क्या है इसकी? ठीक है भाई, पर्सनल ब्यास हो सकता है। भाई मैं खुद ही अपने पर्पस के लिए इकट्ठा कर रहा हूँ, तो मैं गलत आइटम थोड़ी ना इकट्ठा करूंगा। जो मेरे पर्पस को फुलफिल करेगा मैं उसी को तो लेके जाऊंगा, ठीक है। मुझे बोला गया कि भैया ओलंपियाड में बच्चे लेके जाने हैं, तो मुझे पता है कौन कौन से बच्चे मैथ्स में अच्छे हैं, मैं उनको लेके जाऊंगा। सारे बच्चों को मौका यहाँ पर नहीं मिल पाया क्योंकि मुझे पता है कि भाई ये बच्चे मैथ्स में अच्छे हैं, मेरे इंस्टीट्यूट को या फिर मेरी क्लास को ठीक से रिप्रेजेंट करेंगे, मैं उनको पिक कर लूंगा। आई बस समझ में? तो यहाँ पे पर्सनल ब्यास होता है। बिकॉज ऑफ दिस पॉसिबिलिटी ऑफ द पर्सनल ब्यास, रिलायबिलिटी, भाई जब पर्सनल ब्यास की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा, लोगों का विश्वास भी इस पे बहुत कम होता है। आई बस समझ में? हमेशा डाउटफुल रहते हैं कि भैया ये सही तरीके से रिप्रेजेंट कर भी रहा है या नहीं कर रहा। चलिए अगला आता है बेटा हमारे पास स्ट्रैटिफाइड या मिक्स्ड सैंपलिंग। ठीक है बेटा, इसमें क्या किया जाता है? मेनली ये मेथड यूज कहाँ किया जाता है पहले ये समझो। जहां पर ना अलग अलग ग्रुप है जिसकी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है, समझो। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड ऑफ सैंपलिंग, पॉपुलेशन डिवाइडेड इनटू डिफरेंट स्टार्टा। स्टार्टा मतलब ग्रुप, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हो आप? सबसे पहले ना पूरी की पूरी पॉपुलेशन को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करते हो, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से, उनके विशेषता के हिसाब से उनको अलग ग्रुप में डिवाइड कर दिया। आ रही बात समझ में? ठीक है। डिवाइड करने के बाद हर एक ग्रुप में से, हर एक स्टार्टा में से आप रैंडमली, क्या बोल रहा हूं मैं, रैंडमली कुछ आइटम्स को पिक कर लेते हो, ठीक है। तो वो मेथड बनता है हमारा स्टार्टा। समझो आपकी क्लास ना 11th है, ठीक है बेटा। 11th क्लास में ना आपके पास 3 स्ट्रीम है, कुछ आर्ट्स के बच्चे हैं, कुछ साइंस के हैं और कुछ कॉमर्स के हैं। तो मैंने क्या कर दिया, उन सभी बच्चों को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। उसके बाद हर एक स्टार्टा में से इन ग्रुप्स को क्या बोला गया, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के सबसे डिवाइड कर दिया, इन ग्रुप्स को बोला गया स्टार्टा। हर एक स्टार्टा में से कुछ कुछ बच्चे पिक कर लिए, मान लो हर एक स्टार्टा में से 10-10 स्टूडेंट्स मैंने पिक कर लिए एज सैंपल। आई बात समझ में? तो ये मेथड मैंने यहाँ पे यूज क्यों किया? क्योंकि सारे बच्चे 11th क्लास के हैं, ठीक है, बट सारे के सारे कॉमर्स के तो नहीं है ना। तो मैंने क्या करा, पहले उनको कैरेक्टरिस्टिक, उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है कि भैया आर्ट्स के, साइंस के या कॉमर्स के, तो अलग 3 पार्ट में डिवाइड किया। फिर हर एक स्टार्टा में से, हर एक ग्रुप में से कुछ आइटम्स को रैंडमली पिक कर लिया। आई बात समझ में? तो हर तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स वाले मेरे पास आइटम्स आ गए। क्लियर? चलो मेरिट्स क्या है बेटा इसकी? ये जहां पर डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक, जहां पे कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग, सबकी विशेषता अलग अलग, वहां पे होता है, ठीक है बेटा। क्लियर? ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ द डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन आप कंपैरेटिव एनालिसिस पॉसिबल हो पाता है। इसकी वजह से आप एक कंपैरेटिव एनालिसिस करते हो, कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। दिस मेथड सैंपल ऑफर द रिलायबिलिटी एज वेल एज मीनिंगफुल रिजल्ट। भाई विश्वास भी ज्यादा बनेगा इसमें कि हर तरह के आइटम को आपने पिक किया है, ठीक है ना। चलिए डीमेरिट क्या है बेटा इसकी, कमियां क्या है? ये मेथड सुटेबल केवल वहां पर है जहां पर आपको कंप्लीट नॉलेज है, किसके बारे में? डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। मुझे पता था कि भैया बच्चे जो है कुछ आर्ट्स के हैं, कुछ कॉमर्स के हैं और कुछ साइंस के हैं। जब हमें पता ही नहीं है कि उनकी क्या क्या विशेषता है, वहां पे आप ये वाला मेथड कैसे यूज कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। आई बात समझ में? ठीक है। अगला, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ बियास एट द टाइम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ पॉपुलेशन टू डिफरेंट स्टार्टा। अब अलग अलग ग्रुप में मैंने डिवाइड किया बच्चों को, ठीक है। तो वहां पे क्या पता मैंने मतलब मैं बियास था, मैंने इस तरह से डिवाइड कर दिया। अब मुझे कुछ बच्चे पिक करने थे, ठीक है, 2 पार्ट में मैंने उनको अलग डिवाइड किया। बट मैंने क्या करा, 2 पार्ट में जो डिवाइड किया तो एक पार्ट में मैंने वीक स्टूडेंट अलग डाल दिए, एक में स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट डाल दिए।
ठीक है ना, मतलब अपना ब्याज मैंने यूज कर लिया, गलत तरीके से रिप्रेजेंटेशन कर दिया। अरे बस समझ में, ठीक है। जब साइज ऑफ पॉपुलेशन बहुत छोटा है तो वहां पे आप ये मेथड यूज ही नहीं कर सकते, ये वाला पॉइंट रह गया भाई। आपके पास है ही 5 आइटम, अब उसमें कितने स्टार्टर बनाओगे और क्या पिक करोगे, नहीं ना। जब छोटा साइज है वहां पे ये मेथड यूज नहीं होता। अब आता है हमारे पास बेटा हमारा सिस्टमैटिक सैंपलिंग। सिस्टमैटिक सैंपलिंग में क्या करते हो आप, सबसे पहले पॉपुलेशन को ना क्या करते हो, अरेंज करते हो। आप न्यूमेरिकली भी अरेंज करते हो नंबर के हिसाब से। जैसे आपकी क्लास में जब आपका वाइवा होता है तो आपको रोल नंबर के हिसाब से आपका वाइवा लिया जाता है ना, तो नंबर के हिसाब से आपको अरेंज कर दिया गया, या फिर ज्योग्राफी के हिसाब से, या फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर से। बहुत सारी क्लासेस में क्या होता है, जो रोल नंबर वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं वो अल्फाबेट के हिसाब से प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपने अरेंज कर लिया अरेंज। उसके बाद हर एक nth आइटम को आप एज अ सैंपल पिक कर लोगे, ठीक है। जैसे आपकी क्लास में ना आपने रोल नंबर के हिसाब से आपको अरेंज कर दिया गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब एज ए सैंपल ना क्या किया गया, हर 5th आइटम को पिक कर लिया गया। तो 5वां रोल नंबर आ गया, 10वां रोल नंबर वाला बच्चा आ गया, फिर 15वां, फिर 20वां, 25, 30, ऐसे आपने ये करा, इन बच्चों को पिक कर लिया। आई बात समझ में। तो वो होता है हमारा कौन सा, सिस्टमैटिक मेथड। कोई डाउट बेटा? तो फायदे क्या है बेटा इस मेथड के, बहुत सिंपल है, ठीक है ना। तो हार्डली कोई पॉसिबिलिटी होती है पर्सनल बियास की, भाई पर्सनल बियास तो पॉसिबल ही नहीं है ना। आपने तो उनको ऑर्डर के हिसाब से पिक करा है, ठीक है ना, nth आइटम पहले असेंडिंग ऑर्डर में लाके फिर पिक करा है। डिमेरिट क्या है बेटा, हर एक आइटम जो होता है पॉपुलेशन का वहां पे उसको इक्वल चांस नहीं मिलता, ठीक है ना। अरे बस समझ में, ठीक है। अगर सारे के सारे आइटम जो है पॉपुलेशन में होमोजीनियस है, ठीक है, दिस मेथड ऑफ सैम्पलिंग सर्व नो स्पेसिफिक पर्पस। अगर सारे आइटम एक जैसे ही है तो वहां पे ये मेथड की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, है ना। क्लियर। चलिए अगला आता है कोटा सैम्पलिंग। बेटा स्टार्टर वाला मेथड याद है, यहाँ पे भी लगभग लगभग सिमिलर होता है, दोनों में डिफरेंस समझ लेना ठीक से। यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले ना पॉपुलेशन को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। उनकी विशेषता के हिसाब से आपने अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर दिया। आई बात समझ में। जैसे मैंने क्या करा, स्टूडेंट्स को ना 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया था, किया था ना, आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस, ठीक है। आपने क्या करा, अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया हर एक ग्रुप में, और हर एक ग्रुप में आपने कुछ आइटम डाल दिए जो सिमिलर थे, डाल दिए। क्लियर। अब आपने इनको नाम दिया कोटा। क्या नाम दिया भाई, कोटा। हर एक ग्रुप को कोटा नाम दिया, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इन कोटा में से कुछ कोटास को सेलेक्ट कर लोगे रैंडमली। क्या बोला मैंने, अब हर एक में से सैंपल पिक नहीं करने आपको, पहले इन कोटा में से कुछ को पिक करना होता है। जैसे हमारे पास 3 ही कोटा है, मान लो इनमें से एक को पिक कर लिया रैंडमली, मान लो कौन सा आ गया, सी। अब सी में जितने भी आइटम है उनमें से भी कुछ को आप एज अ सैंपल पिक कर रहे हो। समझ में आया। वहां पर क्या था, वहां पर हर एक स्टार्टअप में से, हर एक ग्रुप में से आइटम को सिलेक्ट किया जाता था। यहाँ पे जो कोटास बने, जो ग्रुप बने, उनमें से पहले कुछ को पिक किया जाएगा सैंपल, कैसे, रैंडमली, और फिर जो आएगा उसमें से भी आप रैंडमली पिक करोगे। समझ में आ गया, कोई डाउट? ठीक है। तो इतना बढ़िया नहीं है ये वाला मेथड, क्योंकि ना इसमें प्रॉब्लम रहती है भाई। आपने उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से डिवाइड किया है, अगर उनमें से आप किसी एक को पिक कर लोगे तो वो किस तरह से कन्वीनियंट हुआ, ठीक है। बाकी अलग कैरेक्टरिस्टिक्स वाले तो आइटम रह गए ना, तो इसलिए क्वेश्चनेबल रहता है, इसकी बहुत डिमेरिट्स है। अगला आता है कन्वीनियंस सैम्पलिंग। कन्वीनियंस सैम्पलिंग में क्या होता है, इन दिस मेथड सैम्पलिंग इज डन बाय द इन्वेस्टिगेटर इन सच अ मैनर दैट सूट इन हिज कन्वीनियंस। भैया अपने कन्वीनियंस के लिए हिसाब से मुझे जो सही लगेगा मैं उस आइटम को पिक कर लूंगा। टू इलस्ट्रेट, एन इन्वेस्टिगेटर में सेलेक्ट अ सैंपल ऑफ टीचर मैरी बाय रेफरिंग टू द कॉलेज प्रोस्पेक्टिव, ठीक है। कॉलेज का प्रोस्पेक्टस देखा, उसको देख के ही क्या करा, टीचर्स को मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। दिस मेथड इज सिंपलेस्ट एंड लीस्ट एक्सपेंसिव। बहुत सिंपल है और बहुत कम खर्चा होता है इसमें, बट अनसाइंटिफिक है, ठीक है ना, और अनरिलायबल भी है, विश्वास भी नहीं कर सकते, क्योंकि अपनी ही विश के हिसाब से आप आइटम्स को पिक कर रहे हो। अरे बस समझ में, कोई डाउट? बहुत बढ़िया। तो कन्वीनियंस भी बिल्कुल सेम है, पर्पसेस के हिसाब से एक जैसी है दोनों, ठीक है। बस थोड़ा डिफरेंस है, वहां पे पर्पस में क्या करते हो आप, इन्वेस्टिगेशन ठीक से करते हो, यहाँ पे आप ठीक से इन्वेस्टिगेशन भी नहीं करते, डायरेक्टली पिक कर लेते हो, ठीक है। चलिए अब जो सैम्पलिंग डाटा है
उसकी रैलिबिलिटी किस चीज पे डिपेंड करती है? रैलिबिलिटी समझते हो कि भैया उसमें मैं विश्वास कर सकता हूँ नहीं कर सकता, वो किस चीजों पे डिपेंड करता है? बहुत सारे फैक्टर्स है, एक एक करके पढ़ते हैं। पहला आता है साइज ऑफ सैंपल। भाई साइज ऑफ सैंपल इतना तो हो जो सफिशिएंट हो। एक बात बताओ, 10,000 लोगों की स्टडी करनी थी, आपने उनमें से केवल 10 लोगों को एज अ सैंपल इकट्ठा किया, क्या सही है? बिल्कुल भी नहीं है यार। कम से कम 100, 200, 500 लोग तो इकट्ठा करो, उनको तो स्टडी करो। अब 10,000 पे केवल 10 को स्टडी कर रहे हो, गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो सैंपल साइज अगर बहुत छोटा है तो वो पॉपुलेशन को ठीक से रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा। क्लियर? चलो अगला, मेथड ऑफ सैंपल। बेटा हमने अलग अलग मेथड्स पढ़े, हम सबकी मेरिट डिमेरिट पढ़ी, तो उसके बेसिस पे आप बता सकते हो कि कौन सा मेथड अच्छा है, किसमें पर्सनल बियास नहीं है, कौन सा विश्वास नहीं है, कौन सा रेलिएबल है। ठीक है, तो कौन सा मेथड यूज किया है उससे भी आप सैंपल जो चूज किया गया है उसकी रेलिबिलिटी का पता कर सकते हो कि भाई ये वाला मेथड तो सही है, इस मेथड से इसने पिक किया है तो ठीक है। ठीक है, चलो अगला, बेसिस ऑफ कॉरस्पॉन्डेंट, बियास ऑफ कॉरस्पॉन्डेंट एंड एनुमरेटर। जो लोग इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे हैं, क्या वो बियास्ड थे इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते वक्त? अगर थे तो सैंपल गलत है, अदरवाइज सैंपल ठीक है। ठीक है, अगला, ट्रेनिंग ऑफ एनुमरेटर। जो इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रहा है, ठीक है, उसको कोई ट्रेनिंग वेनिंग थी उसको प्रॉपर, जैसे मर्जी उसने इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर ली, समझ रहे हो? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसकी ट्रेनिंग अगर ठीक से हुई है, अगर वो ट्रेंड है, तो रिलायबिलिटी बढ़ जाएगी सैंपल की, अदरवाइज रिलायबिलिटी कम हो जाएगी। विश्वास होगा ही नहीं अगर वो ट्रेंड नहीं है तो। ठीक है, अब आता है बेटा हमारे पास सेंसस ऑफ सैंपल मेथड में एक डिफरेंशिएट, एक कंपैरेटिव लोग। तो मैं कंपैरिजन कर लेते हैं एक बार। आप बताओगे कवरेज, कवरेज किसमें ज्यादा होगी? सैंपल मेथड में। सेंसस में तो कम एरिया कवर कर पाते हैं ना हम लोग, सैंपल में बहुत बड़ा एरिया कवर कर पाते हैं। ठीक है, सुटेबिलिटी, सेंसस मेथड कहाँ पे सुटेबल है? जहाँ पे एरिया बहुत कम है, और सैंपल मेथड जहाँ पे एरिया बहुत लार्ज है। ठीक है, चलिए एक्यूरेसी, एक्यूरेसी किसमें ज्यादा मिलती है आपको? सेंसस मेथड में, क्योंकि वहां पे हर एक आइटम को आपने स्टडी करा है। ठीक है, सैंपल मेथड में एक्यूरेसी कम होती है क्योंकि सैंपल के ऊपर बेस होती है, अगर सैंपल सही से चुना गया है तो एक्यूरेसी होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ठीक है, अगला कॉस्ट, कॉस्ट किसमें कम आती है बेटा? सैंपल मेथड में। सेंसस मेथड के लिए आपको एनुमेटर्स हायर करने पड़ेंगे, एनुमेटर को सैलरी पे करनी है, अब सैलरी पे करोगे तो खर्चा बढ़ेगा। आ रही बात समझ में? अगला टाइम, टाइम किसमें कम लगता है? टाइम और कॉस्ट दोनों ही कम लगती है किसमें बेटा? हमारे सैंपल मेथड में। ठीक है बेटा, चलिए सेंसस मेथड में बहुत खर्चा आता है। अगला है नेचर ऑफ आइटम। नेचर ऑफ आइटम जो होते हैं वो किसमें सेम होते हैं? सेम आइटम किसमें चाहिए? होमोजेनियस आइटम किसमें चाहिए हमें? हमें चाहिए सैंपल मेथड में, जहां पर डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स के आइटम है, बिल्कुल अलग अलग तरह के आइटम है, वहां पे कौन सा मेथड यूज होगा बेटा? सेंसस मेथड। क्लियर? सो दैट्स इट विद आवर टॉपिक। आई होप सभी कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो गए हैं। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, अपने भाई को बताओ, मैं आपके डाउट्स को रिजॉल्व कर दूंगा। ऐसे ही और टॉपिक्स को इजीली समझने के लिए अपने भाई को फॉलो कर लो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लो, क्योंकि उनका भी कुछ भला हो जाए। चलिए बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टडी हार्ड।